गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोलॉजी की इस क्लास में हम बात करेंगे लाइफ फॉर्म्स और ग्रोथ फॉर्म्स की, अर्थात जीवन प्रारूप, जिसे हम वृद्धि प्रारूप भी कहते हैं या जीवन रूप भी कहते हैं, वृद्धि रूप कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और जैसा कि इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को जो है जाना था, उसी का ये जो है पार्ट है जीवन प्रारूप या वृद्धि प्रारूप। और ये जो है एक, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है या गुणात्मक लक्षण है किसी भी समुदाय का। और किसी भी समुदाय में जो हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, कोई भी पादप समुदाय जो होता है, उस समुदाय के पौधों को उनके हम वृद्धि प्रारूपों में विभेदित कर सकते हैं। और ये प्रयास जो है वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता रहा है। वृद्धि प्रारूप की बात करें तो पौधों की मौसम के साथ अनुकूलताओं के योग को जीवन प्रारूप कहते हैं, कि किस तरीके से जो है मौसम के साथ जो अनुकूलताओं का जो योग जो होता है पौधे का, उसको हम उसका जीवन प्रारूप कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो लाइफ फॉर्म या वृद्धि प्रारूप। किस तरीके से पादप जो है उसके अपने लाइफ को जो है जीता है, उससे जो है एक जीवन प्रारूप कहलाता है। तो हालांकि पादपों के भिन्न भिन्न इस आकार के आधार पर इस वृद्धि जो है प्रारूप दिए गए हैं इकोलॉजिस्ट ने समय समय पर। इस प्रकार के निर्धारण में पौधे के जो दृष्टिव्य लक्षण होते हैं, विशेषकर साइज एंड जो शेप होता है उनका, उनकी जो आकृति और आकार जो रहता है, उसको प्रमुखता दी गई है। ये अध्ययन के जो तरीके हैं वो फिजियोग्नोमिक मेथड कहलाते हैं, क्योंकि ये जो लक्षण हैं ये हमारे कह सकते हैं कि इनका हम देख करके इनका पता लगा सकते हैं, इसलिए ये जो है फिजियोग्नोमिक मेथड्स कहलाते हैं, या दूसरे शब्दों में इनको हम रूपाभासी विधियां कहते हैं। इसमें जो है रूपाभासी विधियों में हम समुदाय के पादपों की जो उपस्थिति है उसके लिए शारीरिक ऊंचाई, उनका तने का जो घेराव है, कितने व्यास में उसका तना फैला हुआ है, जीवन रूप गुण इत्यादि पर जो है हम महत्व देते हैं, उस पर बल देते हैं। इनमें से अगर हम देखें तो कई वैज्ञानिकों ने जो है इन जीवन रूपों या लाइफ फॉर्म्स के ऊपर जो है काम किया, जिसमें इवर्सन ने अगर हम देखें तो आवासीय प्रारूप या हैबिटेट फॉर्म्स की बात की। हैंसन ने जो है ग्रोथ फॉर्म्स का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन इनमें सबसे फेमस जो साइंटिस्ट जिनका जीवन प्रारूपों का जो वर्गीकरण है वो सबसे मान्य है, सबसे कह सकते हैं कि अच्छा जो है, वो है रोनकियर का। तो रोनकियर ने जो है पादपों में अनुकूलन का जो संबंध है वो जलवायु से दर्शाया था, कि किस तरीके से कह सकते हैं कि जो अनुकूलन है वो जलवायु पर निर्भर करते हैं। और इन्होंने बताया था कि पादपों की जो उत्तरजीविता होती है वो बीजों और चिरकालिक अंगों पर निर्भर रहती है, कि कोई भी जो पादप है वो किस तरीके से अपने आप को जीवित रख पाएगा, ये निर्भर करता है उसके बीजों और चिरकालिक अंगों पर। भिन्न भिन्न पादपों में ये जो अंग हैं वो अलग अलग रूप में जो है उपस्थित होते हैं। अगर हम काष्ठीय पौधों की बात करें तो इसमें जो चिरकालिक संरचनाएं होती हैं, या जिनको हम इंग्लिश में कहें तो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर या पेरिनेटिंग ऑर्गन्स जो हैं, उन पर उत्तरजीविता जो है निर्भर करती है। और जैसा कि आपको बताया, काष्ठीय पौधों में जो चिरकालिक संरचनाएं होती हैं वो वेजिटेटिव वर्ड्स के रूप में होती हैं, जबकि अन्य पौधों में ये कई प्रकार के अन्य अंगों के रूप में, जैसे कि कंद है, प्रकंद है, घनकंद है इत्यादि के रूप में हमें देखने को मिलती हैं।
और इन चिरकालिक संरचनाओं को जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हैं एक प्रतिकूल मौसम को सहन करने में किसी पादप को सक्षम बनाती हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रतिकूल मौसम होता है उसको निकालने में ये उस पादप को सक्षम बनाती हैं, और इन चिरकालिक संरचनाओं के माध्यम से जो है एक नए पादप का भी निर्माण होता है और प्रतिकूल जो समय है वो निकल जाता है, और इसी से जो है ये पादप जो है जीवनक्षम बने रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है किसी भी पादप समुदाय का। और रोनकेयर ने जो है इन्हीं जो चिरकालिक संरचना है या पेरिनेटिंग ऑर्गन हैं इन्हीं को आधार बनाया था, और इनकी उपस्थिति और वो कहाँ पाई जाती हैं, किस तरीके के सुरक्षात्मक आवरणों से घिरी होती हैं, इसी के आधार पर इन्होंने जो विभिन्न पौधे के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी 5 श्रेणियां जो हैं वो बनाई हैं। 5 श्रेणियों में जो है बांटा है इन्होंने, जिसमें से पहली जो श्रेणी है वो है फेनेरोफाइट्स की। फेनेरोफाइट जिनको हम कह सकते हैं कि ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें जो कलिकाएं होती हैं वो ज़मीन सतह से ऊपर लगती हैं, और ये कलिकाएं जो होती हैं वो नग्न या सल्क से ढकी हो सकती हैं। इन पादपों की अगर हम बात करें तो इन पादपों में काष्ठीय और वायवीय जो वृक्ष हैं, विशेषकर जो है वृक्ष और झाड़ी जो भी हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और इनमें जो है जैसा कि आपको बताया कि जो संरचनाएं हैं, चिरकालिक संरचनाएं या पेरिनेटिंग जो बर्ड्स हैं वो ज़मीन की सतह से लगभग 30 सेंटीमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर जो है ये पाई जाती हैं, और ये अगर हम देखें तो सुरक्षात्मक आवरण से ये ढकी हुई हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, अर्थात ये नग्न भी पाई जा सकती है और ढकी हुई भी हो सकती हैं। फिर इनको भी अगर हम देखें तो ये जो पादप हैं ये अधिकतर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जो है पाए जाते हैं, और ऊंचाई के आधार पर भी इनको हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं उपवर्गों में, जिसमें से पहला है मेगा फेनेरोफाइट्स। मेगा शब्द लगा हुआ है तो हम यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि ये बहुत बड़े हैं। तो मेगा फेनेरोफाइट्स जो है ये एक वृत्तकार वृक्ष होते हैं, बहुत ही बड़े आकार के वृक्ष होते हैं जिनकी ऊंचाई 30 मीटर या इससे भी अधिक होती है, और ये हमें देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट्स के अंदर, जैसा विशेषकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। हम सभी जानते ही हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, विशेषकर वृक्ष जो होते हैं, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में मेगा फेनेरोफाइट्स पादप हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के हैं इसमें मीजोफेनेरोफाइट्स। मीजोफेनेरोफाइट्स जो हैं इनकी ऊंचाई की बात करें तो 8 से लेकर के 30 मीटर ऊंचाई के ये पौधे होते हैं, मध्यम ऊंचाई के ये वृक्ष होते हैं। तीसरे नंबर पर देखें हम तो इसमें आते हैं माइक्रोफेनेरोफाइट्स, जिनकी ऊंचाई 2 से लेकर के 8 मीटर तक की होती है। ये छोटे वृक्ष होते हैं, या फिर जो है कह सकते हैं कि बड़ी झाड़ियाँ जो है ये होती हैं माइक्रोफेनेरोफाइट्स में। नेक्स्ट है नैनो फेनेरोफाइट्स। तो नैनो शब्द लग गया तो इसका मतलब बहुत छोटे होते हैं। तो ये 2 मीटर से भी कम ऊंची झाड़ियाँ होते हैं या अंडर सर्ब्स होते हैं, इनकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है। तो ये जो है आप ध्यान देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें कई प्रकार के जो जीवन रूप हैं वो देखने को मिलते हैं फेनेरोफाइट्स के अंदर, और जिनमें चिरकालिक संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी ऊंचाई पर होती हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर कैमीफाइट। कैमीफाइट जो हैं ये ऐसी छोटी झाड़ियाँ या विसर्पी शाकीय अथवा काष्ठीय पौधे होते हैं जिनमें चिरकालिक संरचनाएं या अन्य अंग भूमि से ऊपर लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उपस्थित रहते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इससे पहले हमने कैटेगरी पढ़ी है उस कैटेगरी से ये नीचे पाए जाते हैं, अर्थात ज़मीन की सतह से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। जबकि इसके ऊपर वाले में हम देखें तो उसमें 30 सेंटीमीटर उससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
तो इसमें ज़मीन सतह से लेकर के 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं, और इसमें भूमि के समांतर जो फैलने वाले शाकीय अथवा कुछ काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे जो होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो ग्रीविया ट्राइफोलियम है, ट्राइफोलियम की अन्य स्पीसीज जैसे कि ट्राइफोलियम रेपेंस है, ये जो है देखने को मिलती हैं। और ये जो पादप में कैमीफाइट्स, ये ऊंचाई वाले जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं कैमीफाइट्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हेमीक्रिप्टोफाइट्स की। हेमीक्रिप्टोफाइट्स, यहाँ पर हेमी शब्द जो है वो आधा और क्रिप्ट का मतलब एक तरह छुपा हुआ। तो ये ऐसे पादप या कह सकते हैं कि ऐसी घास होती हैं जो ज़मीन की सतह पर पाए जाते हैं या कई बार ज़मीन की सतह के ठीक नीचे उपस्थित रहते हैं। और इन पादपों में जो है द्विवर्षीय या बहुवर्षीय झाड़ियाँ तो शाकीय पादप आते हैं, और ऐसे पादप ज़मीन के निकट रहते हैं, और ज़मीन के निकट रहने के कारण, ज़मीन की जो सतह पर उपस्थित होने के कारण इनमें जो चिरकालिक अंग हैं वो भी ज़मीन पर ही मिलते हैं, कई बार ज़मीन के नीचे मिलते हैं। तो ये जो है ज़मीन के नीचे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार जो है इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि मृत अवशेष और बर्फ़ जो है उससे आवृत हो जाते हैं, लेकिन जो है इनमें चिरकालिक अंग सामान्य तौर पर ज़मीन पर ही मिलते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि इसको उदाहरण में अनेक द्विवर्षीय बहुवर्षीय शाखीय पौधे आते हैं, जैसे कि प्राइमूला, कॉन्वोलुलस है, कोरेक्स है इत्यादि, जो है ये कोल्ड टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले पादप होते हैं हेमीक्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है क्रिप्टोफाइट्स की, अथवा जिसको हम जियोफाइट्स भी कहते हैं। ये जो हैं, जैसा क्रिप्ट शब्द जो है आगे लगा हुआ है, तो क्रिप्टोफाइट्स का मतलब ये हो गया कि इनमें जो कलियां रहती हैं वो पूर्णतः छिपी हुई रहती हैं मिट्टी के अंदर, इसीलिए जो है ये क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि कंद हो गया, इसमें प्रकंद हो गया, इनके माध्यम से जो ये चिरकालिक संरचनाओं के माध्यम से जो है कह सकते हैं कि पौधा जो है सुरक्षित रहता है, भविष्य में अनुकूलित परिस्थितियां आने पर वह अंकुरित हो जाता है। तो ये ज़मीन के नीचे जो है मिट्टी में छुपी हुई कंडीशन जो है इनमें कलियों की पाई जाती है, और ये अधिकतर हमें शुष्क स्थानों पर भी जो है देखने को मिलते हैं। साथ ही जो है जलीय जो पादप होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी क्रिप्टोफाइट्स में जो है सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि जल की सतह के नीचे जो है कलिकाएं पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो मूल के जो परजीवी होते हैं, जैसे कि ओरोबैंकी है, रेफ्लेशिया है, इसके अलावा लिलियेसी कुल के आर्किड्स है, फंड्स है, ये सभी जो पादप हैं ये भी क्रिप्टोफाइट्स में भी सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही पानी के अंदर रहने वाले जैसे पादपों की हम बात कर रहे थे, जैसे वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, ये जो है इनमें पानी के अंदर ही जो है पाए जाते हैं चिरकालिक संरचनाएं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है थीरोफाइट्स की। थीरोफाइट्स अगर हम देखें तो थीरोफाइट्स ऐसे एक वर्षीय शाकीय पौधे होते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियां आने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, और ऐसी संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं ये जो कि प्रतिकूल समय में ये जो है इस पादप को कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म अवस्था में जीवित बनाए रखती है, चाहे वो बीज के रूप में हो सकती है या कलिका के रूप में हो सकती है। तो यहाँ पर जो है पूरे वर्ष जो है बीज के रूप में ये पादप सुरक्षित रहते हैं। जब इस पादपों में हम देख रहे हैं कि ये जो थीरोफाइट्स हैं इनमें कलिकाएं चूँकि नहीं बनती हैं और केवल बीजों के द्वारा ही जो है ये पौधे उत्तरजीवी बने रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कलिकाएं नहीं पाई जाएंगी, चिरकालिक संरचनाएं यहाँ पर नहीं होंगी, और ये पौधे जो होते हैं वो बीजों के द्वारा ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, और परिस्थितियाँ जैसे ही अनुकूलित हो जाती हैं, अनुकूल होंगी, वैसे ही ये बीज अंकुरण के पश्चात पुनः अपना जीवन चक्र शुरू कर देते हैं। इसलिए इनमें जैसा कि आपको बताया कि चिरकालिक संरचनाएं जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट की बात करें, कवक, फंड इत्यादि इसमें आते हैं। तो ये बात हो गई थीरोफाइट्स की, जिनमें कि कलिकाएं अर्थात चिरकालिक जो संरचनाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं और केवल जो है बीज पाए जाते हैं। अगर हम इन को देखें तो रोनकेयर ने इनको पत्तियों के आधार पर लाइफ फॉर्म्स को
7 में बांटा था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए थे ब्रायन ब्लैंकवेट, इन्होंने रेनकियर के जो जीवन रूप हैं इनके आधार पर इन पौधों को 10 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें से पहली श्रेणी है फाइटोप्लैंक्टन्स की। फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो कि जल में, वायु में, बर्फ़ में मिलते हैं। दूसरी जो श्रेणी है वो है फाइटोडेफोन की, जो कि सूक्ष्म मृदीय जीव होते हैं। मृदीय जीव से जीवाणु जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक सॉइल फ्लोरा होते हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो है एंडोफाइट्स की, जो कि आप जानते ही हैं एंडो शब्द आगे लगा हुआ है, तो ये अन्य जीवों के अंदर मिलने वाले जो पौधे होते हैं वो एंडोफाइट्स होते हैं। इसके अतिरिक्त थ्रियोफाइट्स गर्म अथवा ठंडे शुष्क प्रदेशों में जो उगने वाले वार्षिक पौधे होते हैं वो थ्रियोफाइट्स। इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स, इनको तो हम जानते ही हैं, बड़े जलीय पौधे होते हैं। जियोफाइट्स, जिनमें त्रिकालिक अंग या कलिकाएँ ज़मीन के अंदर धसी हुई होती हैं। साथ ही हेमिक्रिप्टोफाइट्स, बेल या लताएँ, रोजेट्स जो है पादप होते हैं। केमियोफाइट्स, जिसमें मॉस, सक्लेंट्स प्लांट्स, कुशन प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है। और फेनरोफाइट्स, जिसमें सरस, तने, शाख, लताएँ, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित होते हैं। और एक होते हैं एपीफाइट्स, जिसमें हम जानते ही हैं आदि पादपों के बारे में कि ऐसे पादप जो दूसरे पादपों के ऊपर मिलते हैं, वृक्षों की छाल पर मिलते हैं, वो इस तरीके से एपीफाइट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके के जो जीवन रूप हैं हमें वो प्रकृति में पादपों के देखने को मिलते हैं, और ये जो है एक महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बनाते हैं किसी भी समुदाय का। और इसमें से जो है यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में कई बार बड़ा प्रश्न या कई बार छोटे जो प्रश्न हैं वो इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ ये आज का जो टॉपिक है लाइफ फॉर्म्स का वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।